सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों और साथियों का स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी जो क्लास चल रही थी वो भारतीय संघीय प्रणाली के संदर्भ में हमारी जो है क्लास थी। उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से हमने महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया। और डियर स्टूडेंट्स, एक अपडेट आपको बता देता हूं कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है इस बात का जो है सर्कुलर जारी किया गया है कि जो यूजी फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी थे, उनके जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन पेपर होते थे, अब जो है निबंधात्मक और वर्णनात्मक जो है सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रश्न पत्र होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के जितने भी विद्यार्थी हैं जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में अध्ययन कर रहे हैं, तो वो विद्यार्थी अब ऐसे टाइप या निबंधात्मक वर्णनात्मक प्रश्नों की जो है अच्छे से तैयारी करें। और आरआरबी एमयू के द्वारा जो है एमए प्रवेश और एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का जो है टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो है राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के जो है टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं समय सारणी को। और जो है आप अब लगातार जो है मेहनत कीजिए, अच्छी मेहनत के साथ में प्रिपरेशन कीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा भारतीय संघवाद रहेगा। इंडियन फेडरलिज्म के संदर्भ में हमारी जो है क्लास रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अनुच्छेद जो 1 है उसमें संघ का नाम, उसका राज्य क्षेत्र उल्लेखित है। और अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ठीक है, इस बात का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 1 में कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है प्रावधान जोड़ा गया है। अनुच्छेद 1 के सेक्शन 3 में भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल, और अनुच्छेद 1 के सेक्शन 3 के अंतर्गत राज्यों का राज्य क्षेत्र है। और अनुच्छेद 1 के सेक्शन 3 के अंतर्गत संघ राज्यों का राज्य क्षेत्र जो पहली अनुसूची में उल्लेखित है। और अनुच्छेद 3 1 के सेक्शन 3 और पार्ट ग जो ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। संविधान के प्रारंभ में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है ना? एक तो जो है श्रेणी क के अंतर्गत 9 राज्य थे, श्रेणी ख के अंतर्गत 10 राज्य और श्रेणी ग के अंतर्गत 9, और श्रेणी घ के अंतर्गत एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। कुल 29 थे। लेकिन ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना और 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है ना? राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। कब बना? 1953 में बना। वह 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है ना? राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है कब बना? ये 1953 में बना। और इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी वो कब सौंपी? वो 1955 के अंतर्गत सौंपी। ठीक है ना? ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राज्य पुनर्गठन जो आयोग है वो 1955 में बनता है, और जो इसने जो रिपोर्ट सौंपी वो कब सौंपी सरकार को? अपने 1955 में। ठीक है। इसके बाद में जो है अध्यक्ष इसके जो थे फैजल अली थे। ध्यान रखना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अध्यक्ष इसके फैजल अली थे। कौन थे? फैजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया गया था। और जो है अन्य 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, अन्य 2 जो सदस्य थे, एक तो हृदयनाथ कुंजरू थे, और दूसरे जो सदस्य थे वो थे के एल पणिकर। ठीक है? के एल पणिकर, ये 2 सदस्य इसमें शामिल थे राज्य पुनर्गठन आयोग में, जिसका जो गठन होता है जो बनता है 1953 में बनता है। और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी। इसके जो अध्यक्ष थे फैजल अली थे, और अन्य 2 सदस्य जो थे, एक तो हृदयनाथ कुंजरू थे और एक के एल क्या थे? पणिकर थे। ठीक है ना? राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। ध्यान रखना, राज्यों का
पुनर्गठन करने के लिए, राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 में बना। ठीक है ना, 7वां संविधान संशोधन जो था अधिनियम वो पारित किया गया 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित किया गया। ठीक है कि राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित किया जाता है। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। कल हमने जो संघीय जो प्रणाली थी उसके संदर्भ में अपने बात की, संघात्मक संघ का अपने अर्थ देखा, फेडरलिज्म या फेडरल का जो अर्थ था वो लैटिन भाषा के फेडरल शब्द से बना है। फेडरलिज्म संघवाद, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता, अर्थात विभिन्न राज्य मिलकर के जब एक बड़े राज्य के अधीन रहने के लिए सहमत होते हैं और आपस में शक्तियां बांटने पर सहमत हो, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको संघात्मक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। कल की क्लास में हमने एकात्मक और जो संघात्मक के भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एकात्मक और संघात्मक तत्वों का जो मिश्रण है, सम्मिश्रण है, वो देखने को मिलता है, उसके संदर्भ में अपने बात की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनता है और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, फैजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग का जो है गठन किया जाता है। और अन्य जो 2 सदस्य थे, एक तो हृदयनाथ कुंजरू थे और एक थे के.एल. पनिकर। राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1956 में क्या किया गया, पारित किया गया। ठीक है, इस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करते हुए राज्यों के उपरोक्त 4 श्रेणियों क्या किया गया, समाप्त किया गया और संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 श्रेणियों में बांटा गया। एक तो राज्य क्षेत्र जिसमें 14 और संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 6 रखे गए। ठीक है ना, कि जो है ध्यान रखना कि इस संशोधन अधिनियम के द्वारा, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है राज्यों का पुनर्गठन करते हुए राज्यों की उपरोक्त 4 श्रेणियों को समाप्त किया गया। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों की उपरोक्त 4 श्रेणियों को क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया। ठीक है ना, समाप्त किया गया। जो 4 श्रेणियां थी और 4 श्रेणियों के अंतर्गत हमने प्रमुख रूप से जो देखा था पहले, उसमें एक तो जो है श्रेणी क और श्रेणी ख, श्रेणी ग और श्रेणी घ। ठीक है ना, घ के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस तरह से टोटल 29 थे। और राज्य क्षेत्र अब जो है 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और जो है संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 श्रेणियों में बांटा गया। ध्यान रखना, संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 श्रेणियों में बांटा गया। संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 श्रेणियों में बांटा गया। संपूर्ण राज्य क्षेत्र को जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में बांटा गया, 2 श्रेणियों में बांटा गया। और 2 श्रेणियां जो थी, एक तो जो है राज्य क्षेत्र और एक संघ राज्य क्षेत्र। एक तो राज्य क्षेत्र और एक जो है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र 2 श्रेणियों में बांट दिया गया और इसके अंतर्गत 14 और 6 राज्य रखे थे। ठीक है ना, 14 और 6। इसके बाद में जो है कि फैजल अली आयोग ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के 16 नए राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने का जो है इसके द्वारा क्या दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है। फैजल अली आयोग जो था, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना गया, और जो है इसने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के 16 नए राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सुझाव दिया। हाल ही में भारत बांग्लादेश के मध्य भूखंडों का आदान प्रदान किया गया और 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत 111 भूखंड जो है दिए गए, किसको, बांग्लादेश को। ये ध्यान रखना, 100वां जो संविधान संशोधन था ये 2015 के तहत 111 भूखंड बांग्लादेश को दिए गए और जो है 51 के लिए भूखंड बांग्लादेश में है
और टोटल जो है 162 एनक्लेव की अदला बदली जो है की गई। पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमा में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। ठीक है ना, 100वां संविधान संशोधन जो था। और दोनों देशों के मध्य भूखंडों के आदान प्रदान को लेकर हुए सीमा समझौते, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एलबीए 1974 जो विवादित को लागू करने के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 मोदी की पड़ोस की पहल की नीति के तहत 119वां संविधान संशोधन विधेयक क्या किया गया, पारित किया गया। ये ध्यान रखना कि जो विधेयक था ये कौन सा था, 119वां संविधान संशोधन जो है विधेयक था। तो डियर स्टूडेंट्स, कई बार पूछ लिया जाता है 100वां संविधान संशोधन विधेयक किससे रिलेटेड था। और भारत की संसद भारत के किसी भूभाग को अन्य देश को नहीं दे सकती, इसके लिए संविधान में संशोधन अनिवार्य है। ऐसा निर्णय उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी वाद 1960 में दिया था। ठीक है ना, बेरुबारी जो वाद था जो 1960 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया जाता है, इसमें जो न्यायपालिका है उसने निर्णय दिया कि भारत की संसद भारत के किसी भूभाग को अन्य देश को नहीं दे सकती, इसके लिए संविधान में संशोधन अनिवार्य है। और इसी निर्णय के अनुसरण में 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ और बेरुबारी पाकिस्तान को दे दिया गया। और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में बांग्लादेश को 111 भूखंड जो है दिए गए। इसके बाद में अनुच्छेद जो 3 है, नए राज्यों का निर्माण है। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अपन बात करें तो अनुच्छेद जो है 3 के अंतर्गत क्या है, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण है। इसके अलावा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन। ठीक है ना, सीमा, इसके अलावा क्षेत्र व नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन का जो है प्रावधान किया गया है, उल्लेख किया गया है, जो है परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। और जो है 3A के तहत संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र को अलग करके, जैसे राजस्थान को मध्य प्रदेश को अलग, या दो से अधिक राज्यों को शामिल करके, या एक राज्य का किसी राज्य के भाग के साथ अन्य क्षेत्र में शामिल करके जो है इस बात का जो है प्रावधान कर सकती है संसद जो है। और 3B के अंतर्गत सेक्शन जो बी है, अनुच्छेद 3B के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। और 3 के सेक्शन सी के अंतर्गत लिखा है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। 3D के अंतर्गत संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी विधि के माध्यम से। और 3E के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। अनुच्छेद 3 के अनुसरण में जो विधेयक लाया जाएगा वे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में पेश होगा और राष्ट्रपति विधेयक प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राज्य विधानमंडल से परामर्श करेगा और इस परामर्श के लिए विधानमंडल को एक निश्चित समय जो है दिया जाता है। विधानमंडल द्वारा दी गई परामर्श हेतु सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 3 के अनुसरण में किया गया संशोधन संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि यह कार्य संसद साधारण बहुमत से करती है। और अनुच्छेद 368 में संशोधन की साधारण बहुमत की प्रक्रिया उल्लेखित जो है नहीं की गई है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 को लागू करने के लिए, उपबंधों को प्रभावी करने के लिए पहली व चौथी अनुसूची में आवश्यक संशोधन कर सकेगी। एक विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि उपरोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के अधिनियम की श्रेणी में नहीं मानी जाएगी। तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत गठन किया गया और यह संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने जून 1948 को एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया, जिसे धर आयोग कहते हैं, जिसके राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करने का जो है सुझाव दिया गया। और कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 1948 में एक अन्य आयोग जेबीवी जवाहरलाल वल्लभ पटाभी समिति का जिसने 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। फैजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 को एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसे त्रिभाषा सूत्र दिया गया। ठीक है, जिसमें कौन सा सूत्र दिया गया, त्रिभाषा सूत्र दिया गया। और संघ के प्रतिरूप या मॉडलों की बात करें तो जो है भारत के संविधान में विशुद्ध रूप से संघात्मक प्रणाली नहीं होने के कारण विद्वानों ने भारतीय संघ के संदर्भ में अलग अलग विचार प्रकट किए या अलग अलग प्रतिरूप विकसित किए, जो इस प्रकार है। एक तो सहयोगी मॉडल या सहकारी संघ। देखिए, केंद्र राज्यों में पारस्परिक सहयोग के आधार पर संघवाद के 3 प्रतिमान माने जाते हैं, सहयोगी मॉडल या सहकारी संघवाद। ठीक है,
कितने मॉडल माने जाते हैं? 3 मॉडल माने गए हैं डियर स्टूडेंट्स। एक तो जो है ध्यान देना, एक तो जो है संघ के प्रतिरूप या मॉडल, संघ के प्रतिरूप या मॉडल, संघ के प्रतिरूप या मॉडल। इसमें एक तो आता है सहयोगी मॉडल या सहकारी संघ, सहयोगी मॉडल या सहकारी संघ। कौन सा संघ? सहकारी संघ। एक तो ये आता है सहयोगी मॉडल या सहकारी संघ, प्रमुख जो है मॉडल, और मोस्टली रूप में संघ के प्रतिरूप या मॉडल के रूप में जो है कितने रूप माने गए? 3 रूप माने गए। एक तो सहयोगी मॉडल या सहकारी जो है संघ है, इसके बाद में सौदेबाजी का मॉडल, ठीक है ना? कौन सा मॉडल? सौदेबाजी का मॉडल। इसके अलावा जो तीसरा जो प्रतिरूप माना गया है एकात्मक मॉडल। ये 3 प्रतिरूप जो है माने गए हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सहकारी मॉडल या सहयोगात्मक संघवाद मॉडल की, इसकी बात करते हैं अपन। और इसके अंतर्गत जो है ग्रेनविल, ऑस्टिन और एच बिर्च ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में विवेचन किया है। किसने? ऑस्टिन और एच बिर्च ने। ऑस्टिन व एच बिर्च ने सहयोगी मॉडल या सहकारी संघवाद के रूप में विवेचन किया है। देखिए सहयोगी संघवाद का जो अभिप्राय होता है कि भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के परस्पर सहयोग पर अधिक बल देता है। इसका मतलब क्या है कि जो राज्य हैं, और देखिए सहयोगी संघवाद को अपनाया गया है। सहयोगी संघवाद में केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मदद करती है, और जो राज्य सरकार होती है वो केंद्र सरकार की क्या करती है? मदद करती है। तो परस्पर जो है किस पर आधारित होता है? सहयोग पर आधारित होता है। और जो है ग्रेनविल, ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद जिसमें प्रबल केंद्रीय सरकार है, लेकिन उसका परिणाम यह नहीं है कि प्रांतीय सरकारें कमजोर होकर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक अभिकरण मात्र बने रहेंगे। सहकारी या सहयोगी संघ के प्रतिरूप की स्थापना करने के लिए जो प्रावधान जो किए गए हैं भारत में, हमारे यहाँ जो मोस्टली जो प्रावधान देखने को मिलते हैं, एक तो नीति आयोग, डियर स्टूडेंट्स पहले योजना आयोग था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है नाम कर दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, वित्त आयोग, कैग। इसके अलावा निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अखिल भारतीय सेवाएं, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन और राज्यपालों का सम्मेलन, ठीक है। इसके अलावा जो समवर्ती संघवाद आता है, इसमें क्या है कि समवर्ती संघवाद भी सहयोगात्मक संघवाद से मिलता जुलता है, जिसका विकास सहवर्तन मूलक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। और इसकी जो विशेषताएं होती हैं कि इस कार्यकारी शक्तियों का सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाता है, संसद के सभी नरजाति समूह को वीटो पावर दी जाती है, सभी समुदायों को पर्याप्त रूप से स्वायत्तता प्राप्त होती है। समवर्ती संघवाद उन देशों में अपनाया जाता है जहां बहुत से नरजाति समूह उपस्थित होते हैं। और इस तरह का जो समवर्ती संघवाद है ये बेल्जियम और लेबनान में देखने को मिलता है। इस प्रकार लेबनान में 1967 में समवर्ती संघवाद को अपनाया गया। लेबनान में 2 समुदाय, एक ईसाई और एक मुसलमान। ईसाई भी 2 प्रकार के, मेरोनाइट और ऑर्थोडॉक्स, और मुस्लिम भी 2 प्रकार के, शिया और सुन्नी, ठीक है। अब बात करते हैं सौदेबाजी संघात्मक व्यवस्था। सेकंड नंबर पे जो है सौदेबाजी का मॉडल या सौदेबाजी का जो संघात्मक व्यवस्था है। और इसमें देखिए कि ऐसे अनेक अवसरों पर सौदेबाजी वाली संघीय प्रतिमान देखने को मिलता है। सौदेबाजी वाली संघीय प्रतिमान में राजनीतिक दल द्विस्तरीय प्रकृति के होते हैं, एक तो राष्ट्रीय स्तरीय दल और एक राज्य स्तरीय दल। अतः इनमें सौदेबाजी की प्रकृति देखने को मिलती है। भारतीय संघवाद में दलीय सरकारों में ऐसी प्रवृत्ति के कारण मॉरिस जोन्स ने सौदेबाजी वाला संघ कहा है। किसने कहा है भारतीय संघवाद को? मॉरिस जोन्स ने। किसने? मॉरिस जोन्स ने सौदेबाजी का संघवाद कहा है, ठीक है ना। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मॉरिस जोन्स के अनुसार भारत के संघवाद का सदैव यह स्वरूप रहा है जहां संविधान में केंद्र और राज्य के अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए, वहीं दोनों के बीच व्यवहार में सौदेबाजी का क्या है? संबंध है। इसके अलावा भारत की गठबंधन सौदेबाजी राजनीति के संबंध में ये रामचंद्र गुहा ने कहा कि पुस्तक इनकी थी इंडिया आफ्टर गांधी। यह न तो अच्छी है और न ही बुरी राजनीति है। हर कोई यह उम्मीद करता है कि अल्पमत सरकार में
गठबंधन के साझेदार जमकर के मोल भाव करेंगे। समस्या इतना कमजोर है कि वह छोटे राजनीतिक दलों को कमाऊ मंत्रालयों के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसके अलावा एकात्मकवादी संघवाद तीसरे नंबर पे आता है। एकात्मकवादी संघवाद, जैसे नाम से जो है स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय संविधान के अंदर व बाहर ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो एकात्मकवादी संघवाद के प्रतिमान को स्थापित करते हैं, जिसमें डियर स्टूडेंट्स शक्तियों का जो केंद्रीकरण होता है इसमें एकात्मक मॉडल के अंतर्गत। और आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संघ को एकात्मकवादी संघ कहा है, ठीक है ना। किसने? आइवर जेनिंग्स ने, ध्यान रखना आइवर जेनिंग्स ने। ये काफी बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइवर जेनिंग्स ने जो है एकात्मकवादी संघवाद कहा है। इसके अलावा केसी बेयर ने भारतीय संघ को आर्य संघ कहा। देखिए, भारतीय संविधान के भारत के संघवाद की गतिशीलता को स्थापित करने वाले जो निम्न बिंदु हैं, एक तो क्षेत्रीय शक्ति का विभाजन, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति और केंद्र राज्यों के मध्य समन्वय, एकात्मक प्रवृत्ति और क्षेत्रीय स्तर पर शक्तिशाली केंद्र का स्थापित होना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंतर्गत हमने संघवाद और संघवाद के प्रमुख प्रतिमान या मॉडल के संदर्भ में बात की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।